सब एक बार मास्टर से पुल ले लो। फ्रेश मास्टर पे आ जाओ। और एक बार एक चीज़ बताओ कि मैंने पिछली क्लास में होमवर्क दिया था कि हमने क्लीन अप किया था एक यूजर्स गेट वाले रूट को। एक सेकंड, यूजर हमने कौन से रूट को क्लीन अप किया था? मिडिल ईयर लगाया था किसी ने। और तो है। वो कोड मेरे ख्याल से सेव नहीं हुआ। सर वो मैंने भी पुल किया था। तो सर वो हमने क्रिएट यूजर को किया था सर। बट सर वो कोड ना सर वो फंक्शन ऐसे आया नहीं था, वो मतलब वो कोड वैसा नहीं आया था। वो सिंपल पूरा राउट आ रहा था वापस से। हाँ हाँ, वही देख रहा हूँ कि मैंने। वो सेव नहीं हुआ था सर ऐसे। हाँ शायद सेव नहीं हुआ, तो देखता हूँ। सर मैंने वीडियो देख के उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया था, वैसे ही हो गया। हाँ, ये चेंज आया तो था। ये अंडू हुआ है। चलो एनीवेज, एक बार मैं वो चेंज दोबारा कर देता हूँ, पता नहीं आया क्यों नहीं आया। पूरा फंक्शन ही उड़ गया है। हमने हेल्पर्स भी तो बनाए थे। और इसमें ये वाला फंक्शन क्रिएट यूजर का कॉल किया था। रिट्रीव यूजर बाय ईमेल कॉल किया था। फंक्शन ही उड़ गया पूरा। एक बार मैं चेक करता हूँ ये क्या हुआ। हम्म, और कुछ तो हुआ है, ये चेंज नहीं आया। ओके, मे बी मैं उसे पुश करना भूल गया हूँ। तो इसका मतलब मेरी ब्रांच में और अभी पड़ा होगा। ये मेरी था आज नहीं। यहाँ भी नहीं पड़ा। स्ट्रेंज। मेरी ब्रांच पे कोई काम कर रहा था क्या?
चलो जो भी है मैं अब कर देता हूँ। आ, तो यहाँ पर हमने किया था। किसी को याद है हमने कौन से वाले राउट पे ऑथेंटिकेट लगाया था? हेलो। हेलो। दो सर, 2 मिनट, 1 मिनट मैं देखता हूँ। मेरे ख्याल से गेट यूजर्स वाले राउट पे लगाया था। ओके। गेट यूजर्स वाले राउट पे मैं दोबारा ऑथेंटिकेट लगाया था। चेक करता हूँ इसे। अनऑथराइज एक्सेस। ठीक है। फिर मैं लॉगिन करता हूँ। ये टोकन मेरा न्यू टोकन है। अब चल रहा है, ठीक है। सर मेरे में टोकन नहीं आ रहा है। लॉगिन वाली एपीआई में आएगा। सर उसी में मतलब आ नहीं रहा है उसमें टोकन। एक बार मास्टर पे हो तुम, पुल ले रखा है? हाँ, मास्टर पे ही हूँ। हाँ, एक बार दिखाओ, स्क्रीन दिखाओ। शेयर हो रही है। नहीं, अभी तो नहीं। हाँ, अब आ रही है। मैं पूछ रहा हूँ। तुम तो अपनी ब्रांच पे हो, मास्टर पे थोड़ी ना हो। गिट ब्रांच करो। हाँ, तुम अभी अपनी ब्रांच पे हो। कोलन क्यू दबाओ। बोल रहा हूँ। हाँ। अब गिट चेकआउट मास्टर करो, वहां पे पुल लो। हाँ, गिट पुल ले लें। गिट स्टेटस करना। ऊपर करो, बड़ा करो इसे। हाँ ठीक है, सब ठीक है। एक सेकंड नहीं लगा, एक बार गेट स्टेटस दोबारा करना। स्टेटस। हाँ, योर ब्रांच इज अप टू डेट विद मास्टर, ठीक है, अब चला के देखो। अभी यहाँ से स्टार्ट ही नहीं। एक नया माउस ले लो, स्क्रॉल के बिना कैसे करोगे काम? अब आ गया। ठीक है। ओके, क्लास कंटिन्यू करते हैं हम।
सो मैंने पिछली क्लास में एक होमवर्क दिया था कि जो हमने कोड स्प्लिट किया था कंट्रोलर्स और हेल्पर्स में, वो सब एक एक बार कर लो। बाकी बचे हुए राउट्स में तो किसी ने किया? किसी ने भी कन्वर्ट नहीं करा कोड को हेल्पर्स और कंट्रोलर्स में? दैट्स बैड। मतलब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाता। अब इस प्रैक्टिस के बिना तुम कैसे करोगे? ओके, सो आई थिंक कुछ कोड मेरे को दोबारा से लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर वो रिमूव हो गया। यार पता नहीं कैसे होगा। सो एक तो ये पुराना यूजर्स वाला राउट पड़ा है, तो चाहिए ही नहीं। एक एक बार सब अपना पीसी छोड़ दो। आज का टास्क मतलब सिर्फ व्यू ऑनली है। सब अपना पीसी छोड़ लो और एक बार स्क्रीन देख लो मेरी। सो आज थोड़ा सा क्लीन अप करेंगे। ये वाला यूजर्स वाला राउट तो हमें चाहिए ही नहीं, हमने यूजर मैनेजमेंट का राउट बना रखा है। इंडेक्स वाले राउट में बहुत सारी फालतू चीज़ें हैं, ये हम हटा देंगे। ओके। अब यूजर मैनेजमेंट के राउट में ये सब हो रखा है, ये हमने कंट्रोलर में मूव किया था, पता नहीं क्या हो गया। पूरा कोड अंडू हो गया। एक सेकंड होल्ड करना, शायद वो कोड मेरे पास पड़ा हो। ओके, सो हमने एक फंक्शन बनाया था क्रिएट न्यू यूजर्स का, और उसको लिंक किया था हमने यहाँ से। सो राउट कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ क्रिएट न्यू यूजर के फंक्शन को कॉल करेगा। क्रिएट न्यू फंक्शन में अब सारी हैंडलिंग हो रखी है। अब मेरे को मिडलवेयर लगाना है, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकता हूँ ऑथेंटिक। ठीक है। उसी तरीके से अब एक फंक्शन बनेगा रिट्रीव यूजर्स का। हमारे पास यूजर की आईडी आएगी पैरम्स में। पैरम्स डॉट आईडी। हाँ, पैरम्स डॉट आईडी, ये हमें कंपलसरी चाहिए। उसके बाद हम यूजर को फाइंड कर रहे हैं बाय आईडी से। सो हम यूजर को डायरेक्टली फाइंड बाय आईडी नहीं करेंगे, हमें हेल्पर में एक फंक्शन चाहिए जिससे हम फाइंड कर सकें आईडी से। सो फाइंड बाय ईमेल का फंक्शन लिखा हुआ है, फाइंड बाय आईडी का, रिट्रीव यूजर बाय आईडी। ओके, ये हेल्पर फंक्शन बन गया। अब हेल्पर फंक्शन को कंट्रोलर में यूज करेंगे।
रिट्रीव यूजर बाय आईडी, और यहाँ भेज देंगे रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। ओके, आई थिंक ये रिट्रीव यूजर का फंक्शन रेडी है। अब इस रिट्रीव यूजर के फंक्शन को राउट पे लगाएंगे। एक सेकेंड होल्ड करना। सर सौरभ को अलाउ कर दो मीटिंग में। मेरे पास राइट नहीं है। तुम सर है मीटिंग में? मैसेज कर दो सर को कि वो अलाउ कर दें उसे। ओके, सो हमने रिट्रीव यूजर का भी कंट्रोलर फंक्शन रेडी कर दिया है। एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। गेट यूजर डिटेल, हमने यूजर टू की डिटेल्स निकाल रहे हैं और डिटेल्स आ रही हैं, बट अभी यहाँ पर ऑथेंटिकेट का फंक्शन नहीं लगा हुआ। सो यहाँ पर हम लगा दें ऑथेंटिकेट। अब ये एपीआई डायरेक्टली नहीं चलेगी, हमें इस एपीआई में हेडर डालना, वो टोकन डालना पड़ेगा। ऑथ टोकन। कॉपी नहीं हो गया। अच्छा, 20 मिनट से। अच्छा, मैंने गलत जगह भेज दिया, सॉरी, माय बैड। कहाँ पे हेडर्स में भेजना है? ओके, सो हमारी गेट यूजर डिटेल की एपीआई भी रेडी है। अब डिलीट यूजर डिटेल की। पहले फंक्शन बनाएंगे मॉडल में चेंजेस करने के लिए हमें ये चाहिए। सो ये फंक्शन यूजर की आईडी लेगा, यूजर को डिलीट करेगा और रिटर्न करवाना है हमें कुछ। एक सेकेंड, नहीं, रिटर्न कुछ नहीं करना। ओके, सो हमारा हेल्पर फंक्शन रेडी है। अब हम वापस कंट्रोलर में जाते हैं, इस हेल्पर फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। सेम इसके लिए भी रिक्वेस्ट में के पैरम्स में हमें आईडी चाहिए। बस अब यहाँ पर फंक्शन हम कॉल करेंगे। क्या रखा था फंक्शन का नाम? ठीक से, अरे, डिलीट यूजर बाय आईडी, डिलीट यूजर बाय आईडी। ओके, सो हमारा कंट्रोलर फंक्शन भी रेडी है, वो हेल्पर फंक्शन को कॉल कर रहा है। अब राउट्स में हम कंट्रोलर फंक्शन को कॉल करेंगे। हमारा कंट्रोलर फंक्शन था, फिर से नाम मिलेगा, ईट यूजर, ईट यूजर।
ओके, डिलीट करके देखते हैं यूज़र। हाँ, एक सेकेंड, फिर गड़बड़ हुई है। हाँ, रेस्ट डॉट जेसन इस केस में डिफरेंट भी देंगे। यूज़र डिलीटेड। अब 3 यूज़र को कोई और यूज़र, 4 यूज़र डिलीटेड। अब 4 फैच नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो रिस्पॉन्स पे इस पे हम काम करेंगे कि अगर यूज़र एम्प्टी है तो प्रॉपर रिस्पॉन्स आना चाहिए कि यूज़र एम्प्टी है। बट ये डिलीट यूज़र्स की एपीआई चल गई है यहाँ। अरे यार, मेन चीज़ तो करी नहीं। ओके, पहले देख लेता हूँ 5 वाला यूज़र एग्जिस्ट करता है नहीं करता है। पहले देख लेते 6 यूज़र। गलत रिस्पॉन्स आ रहा है यूज़र डिटेल का। एक से अरे नाम उल्टे नीचे कर दिया। Fine, fine. एक सेकंड होल्ड करना। रिट्रीव यूजर बाय आईडी, यूजर मैनेजमेंट, रिट्रीव यूजर बाय आईडी, सेट वन। अब पर डेटाबेस में मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा यूजर बच रहा है। 5 बचा है। ओके, 5 यूजर बचा है। उसको सेव करते हैं और अब हम 5 यूजर को ही डिलीट करेंगे। सो यूजर डिलीटेड। अब 5 यूजर को दोबारा रिट्रीव करते हैं। नल आ रहा है, ठीक है। अब सही चल रहा है। सो बट अब प्रॉब्लम ये है कि अभी इसमें ऑथेंटिकेशन नहीं डाला है, फिर भी चल रहा है। तो अभी हम इसमें मिडलवेयर ऐड करेंगे, ऑथेंटिकेट। और एक 8 वाला यूजर, यूजर डिलीटेड, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन के साथ चल रहा है। और अगर मैं बिना ऑथेंटिकेशन के कुछ डिलीट करने की कोशिश करूं, अनऑथराइज एक्सेस, ठीक है। अब सब सही चल रहा है। ये हमारा डिलीट यूजर का हो गया। अब रिट्रीव ऑल यूजर्स। सो हेल्पर्स में जाऊंगा मैं, पहले रिट्रीव ऑल यूजर्स की। एपीआई बनाऊंगा। रिट्रीव ऑल यूजर्स के लिए मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सारे यूजर्स रिट्रीव कर लूँगा।
ओके, मैंने हेल्पर फंक्शन बना लिया रिट्रीव ऑल यूजर्स का। अब कंट्रोलर फंक्शन, ये तो रिट्रीव यूजर का है। हम्म इस पर्टिकुलर केस में मेरे को इनपुट में कुछ भी नहीं चाहिए। रिट्रीव ऑल यूजर्स कॉल करूंगा, फंक्शन में भेजना भी कुछ भी नहीं है, सिंपल फंक्शन है। इस फंक्शन का नाम रिट्रीव ऑल यूजर्स। अब राउट में जाऊंगा, इसका कोड हटा के यहाँ पर रिट्रीव ऑल यूजर्स, ये मेरे को इंपोर्ट करना है कंट्रोलर से। ओके, बस लास्ट एक फंक्शन बचा है। सो रिट्रीव ऑल यूजर्स को टेस्ट करते हैं। बिना टोकन के नहीं चल रहा, विद टोकन के यस, मेरे पास सारे यूजर्स हैं। ओके, अब लास्ट है अपडेट यूजर का। अब अपडेट यूजर में देखो, हम डीबी से एक ही कॉल कर रहे हैं, फाइंड बाय पीके। उसके बाद जो हम सारा कोड कर रहे हैं वो एक तरीके से कंट्रोलर का है, कि हम उसके अंदर कुछ चेंजेस कर रहे हैं। सो ये वाला जो कोड है ना, रीयूज होगा कंट्रोलर में। दिखाता हूँ कैसे। सो रिट्रीव यूजर की एपीआई को डुप्लीकेट कर रहा हूँ, अभी हो जाएगा अपडेट यूजर। अपडेट यूजर में भी मेरे को फेच बाय आईडी करना है, तो हेल्पर फंक्शन में अब रीयूज कर रहा हूँ फेच बाय आईडी। अब इसके अंदर मेरे को चेंजेस करने हैं। सो सारे चेंजेस वो, बट चेंजेस भी कंट्रोलर में नहीं होने चाहिए। सो इसमें मैं चेंज क्या कर रहा हूँ, नेम, पासवर्ड और अपडेट। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है डिफरेंट में जाएगा। अब हेल्पर्स में मैं एक फंक्शन बनाऊंगा कि मेरे पास कुछ डेटा आएगा और मेरे को यूजर को अपडेट करना है। सो मेरे पास यूजर और डेटा दोनों चीजें आएंगी, और मेरे को यूजर को अपडेट करना है। ओके, सो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी अब मेरा डेटा हो गई, वो मैं इस फंक्शन के अंदर भेजूंगा। सो डेटा डॉट नेम अगर एग्जिस्ट करता है तो रिक्वेस्ट के अंदर डेटा डॉट नेम डाल दूँ। अगर डेटा डॉट पासवर्ड एग्जिस्ट करता है, सो डेटा डॉट पासवर्ड डाल दूंगा, और जो भी चीज़ें हमें अपडेट के लिए रखनी है हम यहाँ पर एक एक करके ऐड करते रहेंगे। फिर इस फंक्शन का नाम हो जाएगा अपडेट यूजर विद डेटा। ओके, हमारा फंक्शन रेडी है। अब हम कंट्रोलर में जाते हैं। सो हमने फेच यूजर बाय आईडी कर ली, अब हम अपडेट यूजर भी करेंगे, जिसमें यूजर हमारे पास आ ही चुका है, और हमारा डेटा क्या होगा, रिक्वेस्ट की बॉडी। ओके, एंड ये एसिंग है, ऑब्वियसली हमें अवेट करना पड़ेगा। और ये जो यूजर सेव कर रहे हैं हम इसको रिटर्न कर देते हैं। कॉन्स्ट अपडेटेड यूजर को अब हम रिटर्न कर देंगे। ठीक है, ये अपडेट यूजर की कंट्रोलर फंक्शन बन गई। अब इस अपडेट यूजर के कंट्रोलर फंक्शन को राउट पे लगाएंगे, और इसमें ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर डालें। ओके, तो इसको टेस्ट करते हैं। हमारे पास यूजर 15 है जिसका नेम बी है।
अपडेट यूजर डिटेल, यूजर 15 जिसका नेम अब मिलिन न्यू है, तो इसको ट्राई करते हैं। अभी अनऑथराइज एक्सेस, हमें को हेडर टोकन डालना है। ओके, तो बी यूजर का अब नेम बदल गया। ओके, सो आई थिंक सारे फंक्शंस को मैंने अब कंट्रोलर फंक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है। इससे एक छोटा सा फायदा देख ही रहे होगे कि अपडेट में हम एक हेल्पर फंक्शन को रीयूज कर रहे हैं। इसके और भी फायदे हैं। अब सपोज मैं यहाँ पर, एक सेकेंड, रिट्रीव ऑल यूजर्स में हेल्पर फंक्शन कॉल कर रहा हूँ सारे यूजर्स रिट्रीव करने का, बट इजीली मेरे ऐप में इसका लॉजिक कभी भी बदल सकता है। कि सपोज मैं इसमें लिमिट लगा देता हूँ 10 की, सपोज मैं इसमें सर्च की फंक्शनैलिटी डाल देता हूँ। अब क्योंकि मैंने इसको हेल्पर फंक्शन में डाल रखा है, ये फंक्शन जहां भी यूज हो रहा होगा, किसी भी एपीआई में यूज हो रहा होगा, सो वहां पर हर जगह मेरे को जाके चेंज करने की जरूरत नहीं। मैं एक हेल्पर में अपना चेंज करूंगा, वो हर जगह अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो कोड स्प्लिटिंग का यही फायदा है कि हमारी रिडंडेंट वर्क खत्म हो जाता है और हम बिल्कुल एब्स्ट्रैक्टेड वर्क करते हैं। सो आई थिंक इट्स रेडी। अब मैं एक नई टेक्निक बताने जा रहा हूँ। सो ये जो राउट्स हैं बिल्कुल सेम है, बस एक पे गेट है एक पे पोस्ट है। और ये तीन राउट्स एकदम सेम है, एक पे गेट है एक पे डिलीट है एक पे पुट है। सो जब हमें दिख रहा हो कि एक ही राउट पे मल्टीपल फंक्शंस हैं, हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन कैसे कर सकते हैं? हम करेंगे राउटर डॉट राउट, हम राउट के अंदर मेंशन कर देंगे हम किस राउट की बात कर रहे हैं। हम स्लैश यूजर्स राउट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस राउट पे मैं पोस्ट का फंक्शन चाहता हूँ, तो डॉट पोस्ट, जिसमें मैं पहले ऑथेंटिकेट करूंगा फिर क्रिएट न्यू यूजर करूंगा। इसी तरीके से सेम राउट पे मैं गेट का रूट चाहता हूं, जिसमें मैं गेट ऑल रिट्रीव ऑल यूजर्स का फंक्शन कॉल करूंगा। रिट्रीव ऑल यूजर्स। सो मैंने एक ही राउट पे मल्टीपल मेथड्स बना दिए, इससे मेरा कोड थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड हो गया। सेम इस केस में एक ही राउट पे तीन अलग अलग मेथड्स कॉल हो रहे हैं, गेट डिलीट पुट। सो इसको भी मैं कंबाइन कर सकता हूँ, राउटर डॉट राउट यूजर्स अंडरस्कोर आईडी डॉट गेट, पहले ऑथेंटिकेट फिर रिट्रीव डॉट डिलीट ऑथेंटिकेट डॉट डिलीट, फिर पुट ऑथेंटिकेट डॉट अपडेट। सो मैंने अब ये सारे राउट्स को कंबाइन कर दिया, क्योंकि उनका यूआरएल सेम है, बस मेथड्स अलग है। इसको कमेंट्स की तरह छोड़ रहा हूँ ताकि एक रेफरेंस मिल जाए, बाद में कमेंट्स रिमूव कर दूंगा। आई थिंक हमारा राउट रेडी है। ये रजिस्टर यूजर, अच्छा हाँ, अब ये रजिस्टर यूजर और लॉगिन यूजर अभी भी सारा का सारा कोड कंट्रोलर में लिखा हुआ है। इसको भी थोड़ा ठीक करना है। 2 मिनट और लगेंगे। तो डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं, दैट्स फाइन। अरे हेल्पर फंक्शन यूज कर रहे हैं, इट्स ओके ओके।
रिट्रीव यूजर बाय ईमेल, ठीक है, ये तो क्लियर है, इसमें कुछ नहीं है। सो मैंने सारा कोड स्प्लिट कर लिया है। मैं एक बार पुश कर रहा हूँ। चेंजेस है ना, ओके। git add, git commit -m code splitting, git push। ओके, सब एक बार मास्टर पे पुल ले लो। मैं 5 मिनट्स वेट कर रहा हूँ। एक बार सब कोड को ट्राई कर लो, ये जो नया लिखा है, और एक बार मतलब देख लो, एक बार कोड देखने पे ही असली व्यू मिलता है। सो सब एक बार ये कोड देख लो। अगर फ्यूचर में तुम कोई एपीआईज बनाओगे तो इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाओगे। एक चीज और बता देता हूँ। बीवीआई कैम में एक रिलीज टैग्स नाम की चीज, हमारे मतलब किसी भी गिट प्रोजेक्ट में रिलीज टैग्स नाम की चीज होती है। सो अब से मैं जब भी कोई क्लास खत्म करूंगा, सो मैं उसका रिलीज टैग निकाल दिया करूंगा। ये जैसे मैंने 7 days अगो एक रिलीज निकाला था, ऑथ एंड कंट्रोलर्स। सो अगर मेरी किसी भी क्लास में मतलब आपको जाके वो उसको रीट्राई करना है वीडियो के थ्रू, या किसी और से रीट्राई करवाना है, सो आप उस क्लास के रिलीज टैग पे अपना कोड ले जाके वो सेम उसी स्टेट पे ट्राई कर सकते हो जैसे उस क्लास पे हुआ था। सो हमारे प्रोजेक्ट में एक रीडमी की फाइल है, मैंने उसमें स्टेप्स डाल रखे हैं कि किसी भी रिलीज टैग में बैक कैसे जाते हैं। सो ये बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर किसी को रिलीज टैग में बैक जाना हो, किसी प्रीवियस क्लास के कोड को देखना हो, सो वो जाके देख सकता है। मैं हर क्लास में अब से रिलीज टैग निकाल दिया करूंगा, और कोई भी बंदा पीछे कोड, हर किसी भी क्लास में पीछे कोड जाके चेक कर सकता है कि उस टाइम पे क्या था। तो रीडमी में इसके स्टेप्स लिखे हैं, आप सब चेकआउट कर सकते हो अपने फ्री टाइम पे। अभी मैंने मास्टर पे पुश किया है, सब पुल लेके एक बार कोड चेक कर लो जो मैंने चेंज किया। अच्छा, इसको चेक तो करवाया ही नहीं मैंने, ये चेक भी करवा देता हूँ। हमारे सारे राउट्स एज इट इज अभी चल रहे हैं।
ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब आज की क्लास बेसिक बैकएंड की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद मैं एडवांस बैकएंड की क्लास सिर्फ उन्हीं की लूँगा जो बैकएंड में काम करना चाहते हैं, और नेक्स्ट क्लास से फ्रंट एंड स्टार्ट करवाऊंगा। और बेसिक फ्रंट एंड क्लास भी सब अटेंड करेंगे, बट एडवांस फ्रंट एंड सिर्फ वही अटेंड करेंगे जो फ्रंट एंड में काम करना चाहते हैं। सो एक बार मैं जानना चाहता हूँ पूरे ग्रुप से कि कौन फ्रंट एंड में काम करना चाहता है, कौन बैक एंड में काम करना चाहता है। और अभी मेरे ख्याल से आप सबको भी आइडिया नहीं होगा कि बैक एंड और फ्रंट एंड में फ़ायदे और नुकसान क्या हैं। सो मैं थोड़ा बहुत कंपनी पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ, जॉब पर्सपेक्टिव से बता देता हूँ कि फ्रंट एंड में जॉब्स ऑब्टेन करना बहुत इजी है। सो बेसिकली आप किसी भी कंपनी में अगर फ्रंट एंड डेवलपर के लिए चाहते हो जॉब, तो आपको उसके लिए बहुत कम कंपटीशन मिलेगा, क्योंकि हर एक प्रोजेक्ट में फ्रंट एंड डेवलपर्स ज़्यादा होते हैं, बैक एंड डेवलपर्स कम होते हैं। सो फ्रंट एंड डेवलपर्स को इजीली जॉब मिल जाती है। सो करियर के 2 या 3 इयर्स में तुम्हें जो भी कंपनी चाहिए तुम्हें इवेंचुअली मिल ही जाएगी, अगर यू आर अ डेडिकेटेड पर्सन। अब बैक एंड डेवलपर की प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए जॉब्स बहुत डिफिकल्ट होती है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, बट बैक एंड डेवलपर्स का पे हमेशा ज़्यादा होता है। सो अगर आप बैक एंड डेवलपर बनते हो, सो फ्रंट एंड डेवलपर्स के ऊपर आपका पे अराउंड 40 to 30% हमेशा ज़्यादा ही होगा। और फ्रंट एंड डेवलपर कभी बहुत रेयर होता है कि टीम लीड करता है कभी। तो ज़्यादातर बैक एंड डेवलपर्स ही फुल स्टैक डेवलपर्स बन जाते हैं और टीम लीड करते हैं। सो एक नुकसान ये है। और फ्रंट एंड डेवलपर्स का फ़ायदा, एक और फ़ायदा भी ये है कि वो थोड़ा इजी होता है, उतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना बैक एंड डेवलपमेंट होती है। ऑल दो फ्रंट एंड डेवलपर में एक चीज़ मुश्किल भी होती है जो बैक एंड डेवलपर्स नहीं कर सकते, दैट इज़ फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आर्टिस्टिक स्किल्स चाहिए होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कोडिंग में अच्छे हो तो तुम फ्रंट एंड डेवलपर भी अच्छे हो, तुम्हें थोड़े से आर्ट्स के स्किल्स भी उसमें चाहिए होते हैं, तभी तुम एक बहुत बढ़िया फ्रंट एंड डेवलपर्स बन सकते हो, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी चाहिए होती है। सो ये मैंने सारे प्रोज और कॉन्स बता दिए आपको। एक बार आप चैट पे सब बता दो, कौन सा बंदा कौन सी टीम में पार्टिसिपेट करना चाहता है, फ्रंट एंड या बैक एंड। मैं रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, चैट पे एक बार सब बता दो। ओके। सर अगर जैसे अभी जिस प्रोजेक्ट पे हम कॉलेज के काम कर रहे हैं उसमें अगर हमें फ्रंट एंड साइड करनी है तो बेसिक फ्रंट एंड बेसिक बैक एंड सबके लिए कंपलसरी है, बट एडवांस फ्रंट एंड और एडवांस बैक एंड उन्हीं को करवाऊंगा जो उस पर्टिकुलर लाइन में इंटरेस्टेड है। वैसे क्लासेस में ऐसा नहीं कि रिस्ट्रिक्ट होगा, सब स्टूडेंट्स हर क्लास में अलाउड हैं, बट एडवांस क्लास में मैं किसी से कुछ रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, बट जो बैकएंड चूज करते हैं उनसे एडवांस बैकएंड में रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करूँगा, और जो फ्रंट एंड चूज करते हैं उनसे एडवांस फ्रंट एंड में रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करूँगा। सो उसी हिसाब से एक बार अपनी टीम चूज करके बता दो। रजत को तुम दोनों चूज कर सकते हो, तुम दोनों मतलब सारी क्लासेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट तुम्हें कोई एक एक्सपर्टीज चूज करनी पड़ेगी कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग साइड कौन सा है।
हम दोनों की क्लासेस ले सकते हैं हाँ, मतलब सब दोनों। सब स्टूडेंट्स दोनों क्लासेस ले सकते हैं, बस तुम्हें अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट चूज करना है। ओके, सो मैंने सबका अभी इनफॉर्मली नोट कर लिया, मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ। सो बहुत बढ़िया प्रपोर्शन है, ऑलमोस्ट 50-50 है दोनों टीम में। हाँ, सो इसमें मज़ा आएगा। ओके, सो आज हम बैकएंड का, बेसिक बैकएंड का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, बट ये सबसे डिफिकल्ट टॉपिक भी है। दैट्स माइग्रेशंस। सो अभी हम पीजी कॉन्फ़िग वाली फाइल में जाएंगे। किसी को आज सिर्फ रीड ऑनली क्लास है, किसी को कुछ नहीं करना, सिर्फ स्क्रीन देख लो, दैट्स इनफ। ओके, सो हमने यहाँ पर सीक्वलाइज डॉट सिंक में ऑल्टर लगाया था। इसका पर्पस ये है कि हम मॉडल के अंदर कभी भी कोई चेंज करते हैं तो वो डीबी में अपने आप रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। मैं मॉडल के अंदर कोई नया कॉलम ऐड करूंगा, मेरे को डीबी में अपने आप मिल जाएगा। बट ये फीचर सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है। दिस फीचर इज नॉट फॉर एक्टिव प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स। सो अगर हम प्रोडक्शन प्रोजेक्ट्स, इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं और हमारा प्रोजेक्ट एक प्रोडक्शन प्रोडक्ट प्रोजेक्ट बन जाता है, रियल प्रोजेक्ट बन जाता है, सो हम अपने डीबी के अंदर या मॉडल के अंदर चेंजेस कैसे करें? सो हम इस तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत डेंजरस तरीका है। सो ये क्या करता है कि बस देखता है कि मॉडल के अंदर चेंज क्या हुआ है और नए मॉडल के अंदर एक्स्ट्रा क्या है, और वो डीबी पे अप्लाई कर देता है। बट इन केस हमने कोई मॉडल में गलती से चेंज कर दिया, किसी ने कोई गलत कोड मर्ज कर दिया, सो पूरा डीबी अब खराब हो जाएगा, क्योंकि अब आप रोल बैक नहीं कर सकते, अंडू नहीं कर सकते। वो परमानेंट फिक्स कर दे, चेंज कर देता है वो। और आपको कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि उसने लास्ट चेंज किया क्या था। सो एक प्रोडक्शन लेवल एनवायरनमेंट में ये एक बहुत डेंजरस चीज़ है। क्योंकि अगर आप कोई नया डेटाबेस के अंदर कोई चेंज कर रहे हो, सपोज यूजर्स के टेबल के अंदर कोई चेंज कर रहे हो सकता है वहां पर लाखों यूजर्स हो, और आपने कोई कॉलम उड़ा दिया या कॉलम नया ऐड कर दिया, चेंज कर दिया, जिससे डेटा खराब हो गया, रोल बैक करने का कोई तरीका नहीं है। सो इससे डेटा लॉस हो सकता है, इससे डेवलपमेंट लैग्स आ सकते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिनों लग जाए, पूरा माइग्रेट करना पड़े एक नए डेटाबेस पे। सो हम इस चीज़ को कभी भी प्रोडक्शन में नहीं करते, ये बहुत डेंजरस है। सो मैं इसको लिख देता हूँ, ऑल्टर डॉट ऑल्टर ट्रू डेंजरस
ओनली फॉर डेवलपमेंट। सो इस ऑल्टर ट्रू को तो सबसे पहले हम हटाएंगे। ठीक है, अब हमें फिगर आउट करना है कि अगर हमें कोई मॉडल के अंदर चेंज करना है तो हम कैसे करें। सो हर प्रोफेशनल एसक्यूएल बेस्ड बैकएंड सिस्टम में एक माइग्रेशन फ्रेमवर्क यूज होता है डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंज करने के लिए। तो हम सीक्वलाइज की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। सीक्वलाइज में भी अपना एक माइग्रेशन का फ्रेमवर्क है। अब मेरे को माइग्रेशन फ्रेमवर्क का अच्छा एक्सपीरियंस है, बट सीक्वलाइज फ्रेमवर्क का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऑन द गो मेरे को पता चले। सो प्लीज़ बेयर विद मी। सो हम सीक्वलाइज का अब माइग्रेशन फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं। सो एक लिंक है जिसमें सीक्वलाइज का माइग्रेशन फ्रेमवर्क पूरा है। मैं ये लिंक मेरा चैट पे भेज रहा हूँ। ओके, मैंने लिंक ये चैट पे भेज दिया है। अब इस लिंक को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले ये कह रहा है कि हमें सीक्वलाइज की डेव डिपेंडेंसी चाहिए। तो हम जब भी कोई माइग्रेशन क्रिएट कर रहे हैं हमेशा अपने लोकल सिस्टम पे ही करेंगे, बट उसे रन प्रोडक्शन पे भी करेंगे। सो हम क्योंकि क्रिएट सिर्फ लोकल सिस्टम पे कर रहे हैं तो वो कह रहा है कि सिर्फ ये डेवलपमेंट में ही चाहिए, प्रोडक्शन में क्रिएट करने के लिए कोई कोई सीक्वलाइज नहीं चाहिए। सो सीक्वलाइज में माइग्रेशंस क्रिएट करने के लिए हम सीक्वलाइज CLI यूज करेंगे। सो इस कमांड को मैं कॉपी करता हूँ और अपनी डायरेक्टरी में रन कर देता हूँ। ओके, अब मैं पैकेज डॉट जेसन में चेक करता हूँ, मेरे पास डेव डिपेंडेंसीज में एक न्यू डिपेंडेंसीज आ गई, सीक्वलाइज CLI। ओके, अब बिफोर वी स्टार्ट मैं दो चीजें क्लियरली करना चाहता हूं ताकि उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। मॉडल में जितने भी कॉलम्स होते हैं वो सिर्फ रन टाइम में रिफ्लेक्ट होते हैं, नॉट इन DB। मैं ये लिख भी रहा हूं चैट पे, मॉडल रन टाइम रिफ्लेक्ट नॉट इन DB। और माइग्रेशंस जो होते हैं वो बेसिकली मॉडल्स का ही रेप्लिका होते हैं जो हमें डेटाबेस के अंदर भी रिफ्लेक्ट करवाना होता है। सो क्लोन ऑफ मॉडल टू रिफ्लेक्ट द चेंजेस इन DB। सो हम मॉडल के अंदर कोई भी चेंज करते हैं वो हमारे प्रोजेक्ट में तो रन हो जाएंगे बट हमारे डेटाबेस में कभी भी रन नहीं होंगे। सो अगर हमें डेटाबेस के अंदर कभी भी कोई चेंज करना है DDML लेवल पे, सो हमें एक माइग्रेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। सो ये दो चीजें माइंड में हमेशा रखना, देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन मॉडल एंड माइग्रेशन। ओके, सो उसने बोला कि फर्स्ट प्रोजेक्ट की बूटस्ट्रैपिंग होगी। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब वो अपनी कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, अपना कुछ सेटअप अपने आप हमारे प्रोजेक्ट में डाल देगा। सो अब जो हम मॉडल्स क्रिएट पहले मैन्युअली कर रहे थे अब हम मैन्युअली क्रिएट नहीं करेंगे, हम मॉडल्स क्रिएट करेंगे ये माइग्रेशन फ्रेमवर्क के थ्रू। सो हमने जो अपना ये मॉडल वाला फोल्डर बनाया था, मैं इस मॉडल वाले फोल्डर को एक तरीके से डिलीट कर रहा हूँ। सो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ अंडरस्कोर मॉडल। वो एक तरीके से डिलीट ही हो जाएगा, कहीं पर यूज ही नहीं हो पाएगा। सो मेरा पुराना मॉडल्स का फोल्डर अब डिलीट हो चुका है। अब मैं माइग्रेशन फ्रेमवर्क को इनिशियलाइज कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा, ये कमांड दे रखा है, इसको इनिशियलाइज करने के बाद मेरे प्रोजेक्ट में अपने आप माइग्रेशन फ्रेमवर्क का सारा सेटअप क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो इसने तीन चीजें बना दिया। एक मेरे फोल्डर में, मेरे प्रोजेक्ट में मॉडल्स का एक फोल्डर बना दिया, मेरे प्रोजेक्ट में माइग्रेशंस का एक फोल्डर बना दिया और एक सीडर्स का एक फोल्डर बना दिया। ठीक है, तो ओके, सो मैं मेरा पुराना मॉडल का फोल्डर ये रहा ऊपर, वो मैं एक तरीके से हटा चुका हूँ। तो इस माइग्रेशन फ्रेमवर्क में एक नया मॉडल्स का फोल्डर बना दिया। इसमें इसने इंडेक्स वाली फाइल खुद बना दी। सो जो इंडेक्स वाली फाइल में हम हर एक चीज़ को अलग से इंपोर्ट कर रहे थे अब वो करने की ज़रूरत नहीं।
ये स्मार्ट इंडेक्स की फाइल है। सो जैसे ही हम कोई भी मॉडल इस फोल्डर के अंदर ऐड करेंगे, वो इंडेक्स वाली फाइल उस मॉडल को अपने आप अपने अंदर इंक्लूड कर लेगी। सो यहाँ पर अगर कोई कोड समझना चाहता है तो समझ भी सकता है, वो सारी जेएस फाइल्स को वो पिक करके इंपोर्ट कर रहा है। सो इंडेक्स वाली फाइल मॉडल ने खुद बना दी, ये फ्रेमवर्क ने खुद बना दिया, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं। और इंडेक्स फाइल में चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, वो सारे मॉडल्स को अपने आप ऐड करता रहेगा। अब नेक्स्ट थी, अब फ्रेमवर्क मेरा सेटअप हो गया है, ये मॉडल्स का फोल्डर बन गया, माइग्रेशंस का फोल्डर बन गया, और कॉन्फ़िग में इसने एक फाइल ऐड कर दी है config डॉट जेसन। अब इस फाइल को मेरे को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि config डॉट जेसन में मैं देखूंगा तो उसने बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन बना रखी है कि मेरे को प्रोडक्शन डीबी से कैसे कनेक्ट करना है, मेरे को टेस्ट डीबी से कैसे कनेक्ट करना है, और मेरे को अपने लोकल डीबी से कैसे कनेक्ट करना है। और यहाँ पर इसने सारे के सारे ये जो कोड्स हैं, ये हार्ड कोडेड लिखे हुए हैं। तो हमने क्या सीखा था कि हम भी कोई भी डेटाबेस से रिलेटेड क्रेडेंशियल जो है हार्ड कोडेड नहीं रखेंगे, हम उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल से उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस कन्फिग फाइल को रीनेम करके config डॉट जेएस कर देता हूँ। अच्छा, एक और फर्क बता देता हूँ मैं जेएस और जेसन में। सो जेएस की फाइल में मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकता हूँ, बट ये जेसन की फाइल है, इसमें मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अब क्योंकि मेरे को इन्वायरमेंट वेरिएबल से इंपोर्ट करने की जरूरत है, तो मैं जेसन में नहीं कर सकता, क्योंकि जेसन इज ओनली अ ऑब्जेक्ट। सो मेरे को इसको वापस जेएस की फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट की फाइल में, ताकि मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिख सकूं। तो मैं इसको रीनेम करता हूँ। अब config डॉट जेसन की जगह मैं इसको config डॉट जेएस बना दूं। अब जो ये ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा था, मैं वो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से करूंगा। ओके। अब मेरे को इस जगह पे अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल्स चाहिए। सो मैंने ये एक पिछली क्लास में बताया भी था कि हम कैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को सेटअप करते हैं। सो डॉट env की लाइब्रेरी थी हमारी, और मैं उसका एक फंक्शन कॉल करूंगा config। सो हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल सारे इंपोर्ट हो जाएंगे इस फाइल में। अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज डायरेक्टली हार्ड कोडेड नहीं लिखूंगा। यूजर नेम क्या होगा मेरा, प्रोसेस डॉट env डॉट pg यूजर। पासवर्ड क्या होगा, प्रोसेस डॉट env डॉट pg पासवर्ड। डेटाबेस नेम प्रोसेस डॉट env डॉट pg डेटाबेस। होस्ट हमारा लोकल होस्ट होगा, वो भी हम प्रोसेस से उठाएंगे, प्रोसेस डॉट env डॉट pg होस्ट। डायलेक्ट मतलब हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं, हम पोस्टग्रेस डेटाबेस यूज कर रहे हैं। और सेम तरीके से चाहे प्रोडक्शन हो चाहे डेवलपमेंट, हम हमेशा कीज जो अपने हैं इन्वायरमेंट वेरिएबल से ही उठाएंगे। अब बाय डिफॉल्ट क्योंकि मेरा लोकल सिस्टम है, सो मेरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट चलेगा। डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब सारी सेटिंग्स मेरी डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगी। इन केस मैं अपनी सेटिंग्स प्रोडक्शन चाहता हूँ, मैं वो कैसे करूँगा, इन्वायरमेंट वेरिएबल में एक नोड env बनाऊंगा, नोड env, और यहाँ पर लिख दूंगा प्रोडक्शन। एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर लिख दूंगा प्रोडक्शन। तो वो क्या करेगा कि सिर्फ ये फाइल नहीं, मेरी बहुत सारी लाइब्रेरीज बेसिकली नोड env पे ही डिपेंडेंट है। सो जैसे ही मैं नोड env में प्रोडक्शन करूंगा, मेरा पूरा प्रोजेक्ट की सारी लाइब्रेरीज प्रोडक्शन लेवल पे बिहेव करने लग जाएंगे। और इस केस में भी मेरी कॉन्फ़िगरेशन अब नीचे वाली उठेगी, और अगर मैं ये की हटा दूंगा तो बाय डिफॉल्ट डेवलपमेंट चलता है। सो अभी फिलहाल मैं इस की को कमेंट कर देता हूँ। सो मैं डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रन करूंगा, उसमें मेरे ये वाले कीज यूज होंगे। ओके, कन्फिग रेडी है, मॉडल अभी एम्प्टी है। अब मेरे को पहला स्टेप रन करना है। सो अभी तक बेसिक सेटअप था, ये वन टाइम करना पड़ेगा, इसके बाद इसको कभी भी करने की जरूरत नहीं।
सो अब नेक्स्ट स्टेप है कि अब हम मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे। अब पुराने तरीके से हम मॉडल नहीं क्रिएट कर सकते। पुराने तरीके जो है वो माइग्रेशन के साथ उसे कंपैटिबल करना मुश्किल है। सो माइग्रेशन फ्रेमवर्क ने एक तरीका दे रखा है, कभी भी हमें कोई मॉडल क्रिएट करना है तो उसने एक कमांड दे रखा है, ये रहा, कि ये कमांड रन करके आपको जो भी मॉडल क्रिएट करना है आप कर लो। तो मैंने ये कमांड कॉपी पेस्ट किया। हम्म, एक सेकेंड, इस लोगों की वजह से दिख नहीं रहा होगा। क्या हो गया? ओके। सो ये कमांड है एक मॉडल क्रिएट करने का। सीक्वलाइज CLI की लाइब्रेरी में यूज कर रहा हूँ, मैं मॉडल को जनरेट कर रहा हूँ, मॉडल का नाम है यूजर, उसके एट्रीब्यूट्स अब मैं मेंशन कर रहा हूँ। सो मैं अपना पुराना मॉडल खोलता हूँ और देखता हूँ क्या एट्रीब्यूट्स मैंने दिए थे। सो नेम एट्रीब्यूट मैंने दिया था, दैट वाज स्ट्रिंग। ईमेल एट्रीब्यूट मैंने दिया था, दैट वाज स्ट्रिंग। एज एट्रीब्यूट मैंने दिया था इंटीजर। पासवर्ड इज स्ट्रिंग। अभी टोकन वाला मैं फिलहाल के लिए रहने देता हूँ। सो मैं अब ये कमांड रन करता हूँ। अब माइग्रेशन से रिलेटेड कुछ चीजें मैंने रीडमी में भी डाल रखी हैं, तो इस तो कोई कमांड अगर समझ ना आ रहा हो या कुछ कमांड का रीजन समझ ना डाल रहा हो तो रीडमी में मैंने डाल रखा है। सो मैं इस कमांड को रन करता हूँ। अब मेरा यूजर्स का मॉडल अपने आप क्रिएट हो जाएगा इस फोल्डर में। ओके, मैंने कमांड रन कर दिया। सो इसने यूजर का मॉडल क्रिएट कर दिया है, ये मैं यहाँ पर क्लियरली देख सकता हूँ। और इसने एक माइग्रेशन भी क्रिएट कर दिया। सो इसने माइग्रेशन इसलिए क्रिएट करी है ताकि मैं अगर अपने यूजर वाले मॉडल को डेटाबेस में चाहता हूँ तो मेरे को ये माइग्रेशन रन करनी पड़ेगी। सो पहले ना मैं अपनी पुरानी सारी टेबल्स डिलीट कर देता हूँ। ओके। सो अब मेरा मॉडल रेडी है। अब जहां जहां पर मेरा पुराना वाला मॉडल हट गया था वहां वहां पर वो अपने आप हैंडल हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी सेम फोल्डर है, सेम इंडेक्स फाइल है और सेम यूजर्स की फाइल है। बस इसमें इंडेक्स फाइल में एक चीज शायद आप सबको चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर config डॉट जेसन लिखा हुआ है अभी भी, इसको config डॉट जेएस कर लेना। ठीक है। नहीं, वैसे तो मेरे कंप्यूटर में ही कर रहे हैं सब, बस बस बता रहा हूँ कि अगर कभी खुद सेटअप करना हो तो config डॉट जेएस यहाँ भी बदलना जरूरी है। ओके। सो हमने नया मॉडल क्रिएट कर दिया है। अब जहां पर भी हमने इंपोर्ट कर रखा था वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी हेल्पर में जाता हूँ, यूजर हेल्पर में। सो यहाँ पर देखो कोई एरर नहीं आ रहा। सो उसने मॉडल्स के अंदर से इंडेक्स फाइल के थ्रू यूजर का मॉडल उठा लिया है और उसके ऊपर अब वो नए मॉडल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है और सारे ऑपरेशंस अब वैलिड है। अब किसी को सजेशंस पहले नहीं आ रहे होंगे तो अब आ रहे होंगे। अब लेकिन अभी भी हमारा कोड रेडी नहीं है। अगर मैं प्रोजेक्ट रन करता हूँ, npm स्टार्ट, अभी मेरी ऐप क्रैश हो गई है। क्रैश क्यों हुई है? क्योंकि अभी तक मैंने मॉडल क्रिएट किया, माइग्रेशन अभी तक रन नहीं करी है। जब तक मैं माइग्रेशन रन नहीं करूंगा तब तक मेरे डेटाबेस में वो चीजें रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सो अभी माइग्रेशन रन करना जरूरी है, वरना मेरा पूरा प्रोजेक्ट एरर से भरा रहेगा। तो अब हमने मॉडल क्रिएट कर लिया, उसके अंदर हमने ये कॉलम सिलेक्ट किए थे, राइट? नेम, ईमेल, एज, पासवर्ड। वो सेम कॉलम्स हमारे माइग्रेशन में भी बन गए। नेम, ईमेल, एज, पासवर्ड, और कुछ उसने इनबिल्ट कॉलम्स भी ऐड कर दिए हैं जो वो हर एक टेबल में होंगे, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट,
और आईडी। बट मैंने गलती से एक मॉडल क्रिएट कर लिया, बट मेरे को अब उसमें याद आया कि एक आधा कॉलम रह गया, तो मैं क्या करूं? मैं अभी भी ऐड कर सकता हूँ, अभी चेंजेस अभी तक रन नहीं करी है। सो माइग्रेशन रन करने के बाद चीजें बदल जाती हैं, बट माइग्रेशन रन करने से पहले जो चेंजेस करना चाहे दोनों साइड पे कर सकते हैं। सो सपोज मैं टोकन वाला कॉलम ऐड करना भूल गया था, तो मैं टोकन वाला कॉलम दोबारा ऐड करता हूँ, मॉडल के अंदर ऐड किया। अब मेरे को इसको माइग्रेशन के अंदर भी ऐड करना पड़ेगा। टोकन स्ट्रिंग। सो मैंने प्रोजेक्ट रन किया और मैं एक बार टेबल्स रिफ्रेश करके देखता हूँ। सो मेरी कोई टेबल अभी तक क्रिएट नहीं हुई। अब हमारे पोस्टग्रेस को या हमारे सीक्वलाइज को अब पता है कि हम माइग्रेशन फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं। अब वो खुद कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। जो भी छेड़खानी होगी इंटेंशनल होगी, यूजिंग माइग्रेशन ओनली ही होगी। सो अब हमारा कोड रेडी है, मॉडल भी रेडी है, माइग्रेशन भी रेडी है। अब बस हमें इस चेंजेस को डेटाबेस पे डिप्लॉय करना है। सो उसके लिए हम वापस जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। माइग्रेशन को रन करने के लिए इन्होंने कमांड दे रखा है। सो हमें बस ये कमांड कॉपी करना है और पेस्ट करना है। हमारे पास अभी एक ही पेंडिंग माइग्रेशन है, विच इज क्रिएट यूजर, और ये अपने आप रन हो जाएगी। सो यहाँ पर आ रहा है क्रिएट यूजर वाली माइग्रेशन को वो माइग्रेट कर रहा था और अब वो माइग्रेट हो चुकी है। अब मैं डेटाबेस में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। सो मेरी यूजर्स की टेबल अब दोबारा क्रिएट हो गई है। तो अब मैं अपने सर्वर को स्टार्ट करके सैनिटी चेक कर लेता हूँ कि अब मैं बेसिक चीज़ें कर पा रहा हूँ या नहीं। अरे प्रोजेक्ट ऑलरेडी इन यूज, टर्मिनेट npm स्टार्ट। ओके, अब मैं बेसिक सैनिटी चेक करता हूँ। मैं अभी मेरा कोई भी यूज़र नहीं है तो ब्लैंक आ रहा है। मैं रजिस्टर करता हूँ एक न्यू यूज़र को, लॉग इन करता हूँ कि अब ये न्यू यूज़ करना पड़ेगा। Get users। और मैं यूजर्स को रिट्रीव भी कर पा रहा हूँ। मैं सारे बेसिक काम जैसे पहले कर पा रहा था अब मैं कर पा रहा हूँ। अब मेन क्वेश्चन आता है, अभी हमने माइग्रेशन क्यों यूज किया? ताकि हम किसी भी चेंज को, डीबी लेवल चेंज को स्ट्रीमलाइन कर सके। अब ये तो डीबी के लेवल पे क्रिएशन था, चेंज नहीं था। सो अब मेरे को डीबी लेवल पे कोई चेंज करना होगा तो वो मैं कैसे करूँगा? सपोज मेरे को अपने एक नया कॉलम ऐड करना है, मोबाइल। अब मैं वो कैसे करूँगा? सो मैंने रीडमी में एक लाइन डाल रखी है, कभी भी कोई खुद की माइग्रेशन क्रिएट करनी हो, कोई भी ऑल्टर माइग्रेशन क्रिएट करनी हो, तो उसके लिए ये कमांड है। सबसे पहले हम मॉडल में ये डिसाइड कर देते हैं हम चेंज करना क्या चाहते हैं। सो ईमेल के अलावा मैं एक कॉलम और ऐड करना चाहता हूँ, मोबाइल। अब डेटा मॉडल के अंदर ये ऐड हो चुका है, मॉडल में अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट डेटाबेस में ये चेंज कभी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। मैं स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। एनपीएम स्टार्ट किया मैंने मॉडल के अंदर मोबाइल डाल रखा है, बट मैं डेटाबेस में जाता हूँ, रिफ्रेश, यूजर की प्रॉपर्टीज देखता हूँ। कॉलम्स में अभी भी मोबाइल कहीं पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। मैंने मॉडल के अंदर चेंजेस जरूर ऐड कर दिए, अभी तक मेरे डेटाबेस पे वो रिफ्लेक्ट नहीं करे। डेटाबेस में डालने के लिए मेरे को माइग्रेशन बनानी पड़ेगी ऑल्टर की। सो ये कमांड है, ये सीक्वलाइज लाइब्रेरी है,
माइग्रेशन को मैं क्रिएट कर रहा हूँ और माइग्रेशन का यहाँ पर नाम दे रहा हूँ। अब इस माइग्रेशन में मैं क्या कर रहा हूँ उनको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ऐड मोबाइल टू यूजर, ठीक है, बेसिक डिस्क्रिप्शन। अब इससे एक नई माइग्रेशन की फाइल बन जाएगी, ऐड मोबाइल टू यूजर, ठीक है। अब इसमें देखो दो दो फंक्शंस दे रखे हैं, एक अप और एक डाउन। अब अप वाले कमांड में मेरे को ये बताना है कि मेरे को चेंज क्या करना है, और डाउन वाले कमांड में मेरे को ये बताना है कि उस चेंज को रिवर्ट कैसे करना है। सो इस तरीके से हम एक पाइपलाइन बना लेते हैं कि हम माइक डेटाबेस के अंदर कोई भी चेंज कर रहे हैं तो हम फॉरवर्ड भी जा सके, बैकवर्ड भी जा सके, क्योंकि ये सबसे डेंजरस चेंजेस होते हैं। ब्लिंकिट में भी जब भी कोई डेटाबेस के अंदर चेंज होता है, हम उसको दिन में कभी रन करते ही नहीं है। हम वेट करते हैं कि सारा ट्रैफिक खत्म हो जाए 1 बजे तक, 1 बजे के बाद जाके हम डेटाबेस के अंदर कोई माइग्रेशन रन करते हैं। ओके, सो हम कोई भी चेंज करने के लिए ये क्वेरी इंटरफेस यूज करेंगे। हम लिखेंगे क्वेरी इंटरफेस डॉट ऐड कॉलम। अब ऐड कॉलम हम कौन सी टेबल में कर रहे हैं पहले ये मेंशन करेंगे। टेबल इज यूजर्स। अब टेबल नेम हमेशा प्लूरल होता है, मॉडल नेम हमेशा सिंगुलर होता है। मॉडल का नेम यूजर होगा, टेबल का नेम यूजर्स होगा। ओके, कॉलम में कौन सा ऐड करना चाहता हूँ, मोबाइल का, ठीक है। और अब उसकी सेटिंग्स, एट्रीब्यूट्स में मैं टाइप मेंशन कर रहा हूँ। मैं टाइप क्या चाहता हूँ, डेटा टाइप्स डॉट स्ट्रिंग। सो मैंने ऐड कॉलम कर दिया। अब क्योंकि ये एक टाइम लेगी ये चीज होने में, सो ये एसिंग टास्क है, मेरे को यहाँ पर अवेट लगाना। इसी तरीके से अगर मैं इस चीज को रोल बैक करता हूँ तो मेरे को मोबाइल वाला कॉलम ड्रॉप करना है। क्वेरी इंटरफेस ड्रॉप ड्रॉप कॉलम। शायद इसका नाम डिफरेंट है। मैं एक सेकंड चेक करता हूँ इसका नाम क्या है। रिमूव कॉलम है नाम उसका। रिमूव कॉलम, टेबल का नाम यूजर्स, कॉलम का नाम मोबाइल, या दैट्स इनफ। अब वेट लगाऊंगा मैं यहाँ पे। सो अप का कमांड भी रेडी है, डाउन का कमांड भी रेडी है। सो मैं कभी भी माइग्रेशन रन भी कर सकता हूँ और रोल बैक भी कर सकता हूँ। सो मेरी माइग्रेशन रेडी है, मॉडल भी रेडी है। तो सबसे पहले मैं माइग्रेशन को रन करूंगा। उसके लिए मेरा कमांड है सीक्वलाइज CLI DB migrate। सो उसने ऐड मोबाइल टू यूजर की माइग्रेशन रन करी और ओवर हो गई। अब npm स्टार्ट। हमारा प्रोडक्शन सक्सेसफुली चल रहा है और हमारी यूजर्स वाली टेबल के अंदर अब एक मोबाइल का कॉलम आ चुका है। मोबाइल का कॉलम आ चुका है। सो अब हम इसको चेकआउट भी कर सकते हैं। रजिस्ट गेट यूजर्स में मोबाइल, मोबाइल नल आ रहा है। मोबाइल का कॉलम अब सारे यूजर्स में ऐड हो जाएगा। सो हम चाहे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूजर से मांग भी सकते हैं कि मोबाइल कंपलसरी ऐड करना है या नहीं करना है, डिपेंडिंग ऑन द यूज केस। ओके,
सो ये बेसिक माइग्रेशंस है। सो जो भी अब डेवलपर्स बैकएंड पे काम करेंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे टेबल्स क्रिएट करेंगे, स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा होंगे। तो जब भी कोई टेबल क्रिएट करना है, उसके साथ माइग्रेशन को टेस्ट करना है, उसको क्रिएट करके भी टेस्ट करना है, उसको रोल बैक करके भी टेस्ट करना है, और फिर पीआर सबमिट करनी है। अब माइग्रेशन कभी भी कोई डायरेक्टली प्रोडक्शन में रन नहीं करेगा, उसके लिए कोई एक ही पर्सन होगा जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा माइग्रेशन रन करने की। क्योंकि कोई भी माइग्रेशन दोबारा रन नहीं हो सकती, कोई भी माइग्रेशन किसी दूसरी ब्रांच से रन नहीं हो सकती, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। माइग्रेशन हमेशा मास्टर ब्रांच से रन होनी चाहिए और किसी एक बंदे के पास ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सो आई थिंक बेसिक चीजें अब सब कर पाएंगे। ये कोई कॉलम ऐड करना है, ड्रॉप करना है, वगैरह वगैरह। अब इसमें थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि कंस्ट्रेंट्स को डिस्कवर करते हैं। कंस्ट्रेंट्स जिसने इसको भी माइस्क्ल या एसक्यूएल पता होगा, सबको पता होगा हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होते हैं, नॉर्टनल के, डिफॉल्ट के, यूनिक के, वगैरह। अब वो सारे कंस्ट्रेंट्स हम लगाएंगे। अब मॉडल में जब हम कंस्ट्रेंट लगाएंगे, हमें दोबारा एक माइग्रेशन क्रिएट करनी होगी, एडिंग कंस्ट्रेंट्स टू यूजर। सो वो हम, चलो माइग्रेशन बाद में रन करेंगे, पहले मॉडल लेवल पे डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या कंस्ट्रेंट्स चाहिए। सो सर अगर जैसे अगर हमें दोबारा कोई कॉलम ऐड करना है हाँ, तो हमें उसके लिए दोबारा से वो बनाना पड़ेगा। हाँ, तो अगर एक बार माइग्रेशन प्रोडक्शन पे रन हो गई, सो वो हम्म, चेंजेस तुम्हारे डिप्लॉय हो गए। अब अब वो चेंजेस कभी रिवर्ट नहीं हो सकते। तो कभी भी कोई अब उसके बाद न्यू चेंज करना है, ऐड हुए कॉलम को हटाना है, तो फिर एक नई माइग्रेशन क्रिएट होगी। फिर तुम एक नई माइग्रेशन क्रिएट करोगे, उसकी पीआर दोगे, और जो भी बंदा डीबी एडमिन है, वो उस माइग्रेशन को प्रोडक्शन पे रन करेगा। क्लियर है? ओके। सो अभी हमारे सारे कॉलम्स बेसिक हैं, उनमें सिर्फ डेटा टाइप दे रखा है। अब मैं इसकी नोटेशन चेंज कर दूंगा, जैसे पहले करवाई थी, कि हम डेटा टाइप ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर टाइप में देंगे, ताकि हम एडिशनल चीजें भी बता सकें। तो ईमेल स्ट्रिंग, मोबाइल स्ट्रिंग, पासवर्ड स्ट्रिंग, टोकन स्ट्रिंग। ओके, मैंने नोटेशन बदल दिया, इससे कोई भी चेंज नहीं हुआ है, बस मैंने उसको लिखने का तरीका बदल दिया। सो कॉलम नेम, उसके अंदर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स के अंदर टाइप। अब यहाँ पर एडिशनल चीजें डालनी हो तो मैं डाल सकता हूँ। सो अब हम सीक्वलाइज की डॉक्स में जाते हैं। उसमें एक टॉपिक है वैलिडेशन एंड कंस्ट्रेंट्स। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। ये एक पर्टिकुलर पेज है जिसमें मैं मानूंगा इनकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। सो मैंने ये लिंक ग्रुप पे डाल दिया। सो ये वैलिडेशंस और कंस्ट्रेंट्स हम एक एक करके ऐड करेंगे। सो सबसे पहले नेम के अंदर हमें वैलिडेशन चाहिए कि नेम कभी खाली नहीं हो सकता, कभी नल नहीं हो सकता। सो नल के लिए हम क्या लिखेंगे? अलाउ नल फॉल्स। करेक्ट। अब नेम कभी भी एम्प्टी नहीं हो पाएगा। बट नेम पे यूनिक लगाने की जरूरत नहीं है, नेम रिपीट हो सकता है। नेम पे और कोई कंस्ट्रेंट मेरे ख्याल से नहीं लगेगा। अब ईमेल पे भी नॉट नल का लगेगा। अब ईमेल पे एक कंस्ट्रेंट और लगेगा, यूनिक का। सर नेम में सर लेंथ का लग सकता है, हाँ, लग मिनिमम सकता थ्री। है, लग सकता है। लेंथ पे मैं आऊंगा, लेंथ पे मैं आऊंगा। अब लेंथ का ना कंस्ट्रेंट नहीं लग सकता, चेक वाला कंस्ट्रेंट लग सकता है, लेकिन वो हम उसमें वो कभी बेयरली यूज होता है। लेंथ का ना कभी कंस्ट्रेंट नहीं लगता, लेंथ का लगता है वैलिडेशन, जो अभी हम इस पे आएंगे नेक्स्ट। क्योंकि डीबी लेवल कभी इतना मॉनिटर नहीं करता इतनी चीज़ों का। डीबी लेवल पे बेसिक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, फॉरेन की, प्राइमरी की, यूनिक की, डिफॉल्ट, नॉटनल, और हम इन्हीं कंस्ट्रेंट्स को लेकर चले। इसके अलावा जितनी सारी चीज़ें हम वैलिडेशंस के थ्रू करें। सो अब एक यूनिक का कंस्ट्रेंट है, वो ईमेल पे लगेगा। अब मोबाइल पे भी सेम। मोबाइल किसी का रिपीट नहीं होना चाहिए, किसी का नल नहीं होना चाहिए। एज,
एज थोड़ा लेस प्रायोरिटी का कॉलम है, हम उसको नॉर्मल छोड़ सकते हैं, उसमें नल अलाउ छोड़ सकते हैं। अब पासवर्ड में चाहे रिपीट होए या ना होए, हम पासवर्ड में नल अलाउ नहीं कर सकते। टोकन भी जब इनिशियली होगा तो यूजर का उसमें नल होगा। ओके, सो ये बेसिक कंस्ट्रेंट्स हो गए। अब जब हम कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं तो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट चेक मॉडल लेवल पे नहीं होता। मतलब हमारा कोड मॉडल लेवल पे ये नहीं देखता कि जो मॉडल के अंदर कंस्ट्रेंट्स लगाए हैं वो डीबी में भी होने चाहिए। सो हमें अपने कॉन्फ़िग में ये बताना पड़ेगा कि मॉडल के अंदर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो कंपलसरी हैं, वो डीबी लेवल पे भी होने चाहिए, तभी प्रोजेक्ट रन हो पाएगा। सो हम यहाँ ऑप्शंस में डाल देते हैं फोर्स ट्रू। सो इससे क्या होगा कि हमारे कंस्ट्रेंट्स जो हैं अब फोर्सफुली अप्लाई होंगे। अगर मैं कभी भी अब किसी भी कंस्ट्रेंट को वायलेट करना चाहूँगा तो मेरा पोस्टग्रेस मेरे को उसको करने नहीं देगा। सो फिलहाल तो अभी कोई चेंज हमारा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक हमने माइग्रेशन नहीं बनाई है। अभी सब कुछ नॉर्मली चलेगा। अब ऑल्दो मेरे डीवी पे अभी नॉट नल का कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ है, बट मेरे पीजी ने नॉट नल का वायलेशन दे दिया है, क्योंकि मैंने पीजी में फोर्स ट्रू कर दिया। बट मैं डीबी में जाता हूँ, मैं यूजर्स की प्रॉपर्टी खोलता हूँ, कॉलम्स में जाता हूँ। अभी देखो मेरा नॉट नल का कंस्ट्रेंट कहीं भी नहीं लगा हुआ है। सो डीबी लेवल पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है। बट मेरा जो मेरा जो नोड है, मेरी जो सीक्वलाइज की लाइब्रेरी है, उन कंस्ट्रेंट्स को इन्फोर्स कर रही है कि नॉट नल चाहे डीबी अलाउ करे ना करे, मैं तो नहीं कर रहा अलाउ। सो वो इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर हमने फोर्स को ट्रू किया। सो इससे फायदा यह है कि कुछ कंस्ट्रेंट, सारे कंस्ट्रेंट्स नहीं, अब जैसे यूनिक कंस्ट्रेंट है वो तो डीबी लेवल पे जाके ही चेक हो पाएगा। बट कुछ कंस्ट्रेंट्स नॉट नल के और डिफॉल्ट वैल्यू के, ऐसे कंस्ट्रेंट्स क्या करेगा, सीक्वलाइज अपने लेवल पे हैंडल कर देगा, उसको डीबी पे जाना ही नहीं पड़ेगा। सो उससे चीजें थोड़ी सी फास्ट हो जाएंगी, डीबी पे कॉल्स कम हो जाएंगी और ऐप लेवल पे सब कुछ हैंडल हो जाएगा। अब हमें अपने ये चेंजेस डीबी तक पहुंचाने हैं। अगर मैं फोर्स को फॉल्स कर दूं, इसे हटाना ही पड़ेगा। हाँ, मेरे ख्याल से एक बार फोर्स ट्रू करने पे ना वो परमानेंटली ट्रू कर देता है कि, तो चलो ये चीज तो चेक नहीं कर सकता, एक बार अपने पीसी में आप देख लेना ये। ओके, सो अभी हमारे जो कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे सिर्फ ऐप लेवल पे हैं, डीबी लेवल पे नहीं गए हैं। सो हमें डीबी लेवल तक किसी तरीके से पहुंचाने हैं। और अभी एक एरर आ रहा है कि रजिस्टर वाले फंक्शन में मोबाइल नहीं जा रहा है। सो वो भी हम ठीक कर देते हैं। और रजिस्टर वाले फंक्शन में एक फील्ड और ऐड कर देते हैं मोबाइल, क्योंकि वो कंपलसरी है। सो अभी ये सब देख सकते हो कि मैंने बी नाम का यूजर क्रिएट कर दिया है। अब मैं दोबारा हिट करता हूँ, मैं दोबारा क्रिएट कर दिया है, जबकि मैंने बी पे यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाया था। अब वो अभी अभी तक मैंने क्योंकि माइग्रेशन रन नहीं करी है तो डेटाबेस पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगा ही नहीं है। सो ऐप लेवल यूनिक कंस्ट्रेंट को तो चेक नहीं कर सकती, नॉट नल वगैरह को कर सकती। सो
ऑल दो मेरे ऐप लेवल के कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो चल रहे हैं, बट अभी डीबी लेवल के अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं। सो डीबी पे मेरे को अभी कंस्ट्रेंट्स लगाने पड़ेंगे यूजिंग अ माइग्रेशन। सो अब मैं माइग्रेशन क्रिएट करता हूँ। सो इस तरीके से माइग्रेशन क्रिएट करते हैं। इस माइग्रेशन का मैं नाम रखूंगा एडिंग कंस्ट्रेंट्स टू यूजर। ओके मेरी ओके क्रिएट हो गया। सो एडिंग कंस्ट्रेंट्स टू यूजर। अब इसके अंदर मैं अब कॉलम्स को क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉलम्स को मॉडिफाई कर रहा हूँ। सो मॉडिफाई करने के लिए एक सेकंड फंक्शन का नाम बताता हूँ मैं। ओके, चेंज कॉलम फंक्शन का नाम है चेंज कॉलम। सो अब जो जो चेंजेस मैंने मॉडल के अंदर करे थे वो मेरे को यहाँ पर भी करने हैं। कोई भी चेंज मेरे से लेफ्ट आउट हो जाएगा तो वो कभी भी प्रोडक्शन पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। सो अवेट क्वेरी इंटरफेस डॉट चेंज कॉलम। टेबल नेम क्या है मेरा? यूजर्स। एट्रीब्यूट नेम हमने नेम पे डाला था नॉट नल। अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन। सो हम मॉडल के अंदर जाते हैं। हमने नेम के अंदर जो भी चेंज किया था यहाँ से कॉपी करते हैं और माइग्रेशन के अंदर पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो नेम के अंदर चेंज किया था हमने, उसके बाद किस में चेंज किया था? ईमेल के अंदर। सो ईमेल के अंदर जो भी चेंज किया था यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पेस्ट कर दें। फिर मोबाइल के अंदर यहाँ से कॉपी करें बट चेंज कर देंगे। फिर किस में चेंज किया था? पासवर्ड में। पासवर्ड में यहाँ से कॉपी, से हाँ यही था। ओके, सो ये चेंजेस हमने करे हैं नेम, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। अब इसी चेंज को रिवर्ट करने का भी कोड लिखना है हमें। सो इससे पहले सबके अंदर सिर्फ बेसिक डेटा टाइप्स थे और कुछ भी नहीं थे। एक सेकंड। सो इससे पहले इन कॉलम्स के अंदर सिर्फ बेसिक डेटा टाइप्स थे, तो मैं बाकी कंस्ट्रेंट्स हटा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक डेटा टाइप रहने दे रहा हूँ। ओके, सो ये रिवर्ट वाला कोड हो गया। ओके, आई थिंक माइग्रेशन रेडी है। अब हम माइग्रेशन को रन कर सकते हैं। मैं इससे पहले डेटाबेस में दिखा देता हूँ। यूजर्स के अंदर, कॉलम्स के अंदर कोई भी नॉट नल नहीं हो रखा है। कंस्ट्रेंट्स के अंदर यूनिक कंस्ट्रेंट कहीं पर भी नहीं लगा हुआ है। सो अब इसको हम रन करते हैं। SQLite CLS
CLI DB माइग्रेट डेटा टाइप्स। अच्छा, ये यहाँ पर इसको इंपोर्ट नहीं करा मैंने। एक चीज और कर देते हैं। सो कभी भी ना हम किसी टेबल को ना कभी डिलीट नहीं करते। हम उसमें ना एक एक्टिव का बुलियन रखते हैं, बस उसको फॉल्स कर देते हैं, तो वो भी ना हमें चाहिए होगा। सो सबसे नीचे मैं एक कॉलम ऐड भी कर रहा हूँ, एक्टिव डेटा टाइप। ये डेटा टाइप्स ना यहाँ से लेने की जगह इंपोर्ट कर लेता हूँ, फिर सजेशंस आ जाएंगे। डेटा टाइप बुलियन। अब इसकी भी माइग्रेशन ऐड कर देता हूँ, सारे कॉलम चेंज, एक नया कॉलम ऐड कर रहा हूँ, क्वेरी इंटरफेस डॉट ऐड कॉलम टेबल यूजर्स कॉलम नेम एक्टिव। कॉन्फ़िगरेशन उसकी सिर्फ टाइप है उसमें, एंड टाइप इज बुलियन। इसी का उल्टा अब इसको ड्रॉप करना है कॉलम को, रिमूव कॉलम। ओके, सो मेरी माइग्रेशन रेडी है, मैं इसको अब रन करता हूँ। ओके, अब वैलिडेशन एरर का ये मतलब है कि वो कोई कंस्ट्रेंट ना लगा नहीं पा रहा है। वो नहीं, ऑब्वियसली नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि हम अपने टेबल के अंदर सेम ईमेल आईडी के 3-4 यूजर्स डाल और वो यूनिक कंस्ट्रेंट लगा नहीं पा रहा है उस पर। सो मैं एक काम करता हूँ, अपने टेबल का सारा डेटा क्लियर कर देता हूँ। बट जरूरी नहीं है कि सारा डेटा क्लियर करूँ। मैं अगर सिर्फ एरर्स को रिजॉल्व कर दूंगा तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको हूँ, अब रन करता हूँ मैं। ओके, सो एडिंग कंस्ट्रेंट टू यूजर की माइग्रेशन चल गई, माइग्रेटेड। अब मैं यूजर्स में जाके प्रॉपर्टीज में चेक करता हूँ। सो मेरे जिन जिन कॉलम्स पे नॉट नल लगाया था उन सब पे नॉट नल आ गया, और एक नया कॉलम भी ऐड किया था एक्टिव का, वो भी नीचे आ गया। ओके, अब कंस्ट्रेंट्स में मैंने मोबाइल और ईमेल पे यूनिक की लगाया था, वो लग गया है। और कोई कंस्ट्रेंट लगाया था मैंने? नहीं। ठीक है, ओके, रेडी है। इसको एक बार रोल बैक भी करके देखते हैं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया रोल बैक, बट फर्स्ट देयर इज फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। ये रहा, अंडू का कमांड दे रखा है, इससे क्या होगा, लेटेस्ट जो माइग्रेशन है वो अंडू हो। सो लेट्स अंडू। सो एडिंग कंस्ट्रेंट्स टू यूजर रिवर्ट हो रहा था, और अब रिवर्ट हो चुका है। एक बार डेटाबेस में चेंजेस चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज, हाँ, कॉलम्स में से जहां जहां नॉट नल में लगाया था वापस रिवर्ट हो गए हैं। कंस्ट्रेंट्स चेक कर रहा हूँ। ओके, कंस्ट्रेंट्स रिवर्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि बेसिकली मैंने उसका ना अंडू का कमांड गलत लिखा था। सो चेंज कॉलम से कंस्ट्रेंट्स ऐड तो हो जाते हैं, बट कंस्ट्रेंट्स डिलीट नहीं होते। कंस्ट्रेंट्स डिलीट करने के लिए एक अलग चीज होती है, मैं एक बार बता देता हूँ।
Reliance. ओके, सो कंस्ट्रेंट्स रिमूव करने के लिए हमें ना अलग से रिमूव करना पड़ेगा। कंस्ट्रेंट्स कभी ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं होते, तो हमने इसका बेसिकली डाउन वाला पार्ट अभी कंप्लीट नहीं किया था, सो इसलिए वो अंडू ठीक से नहीं। सो कंस्ट्रेंट्स रिमूव करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा रिमूव कंस्ट्रेंट्स। यहाँ पर टेबल का नाम यूजर्स और कंस्ट्रेंट्स का नाम। ओके, मैं नॉट नल तो था, क्या? तो नॉट नल कॉन्सेंट्रेट तो हो गया था, तो रिवर्ट हो गया था वो। हाँ, वो बेसिकली ना कंस्ट्रेंट्स में थोड़ा सा फर्क होता है। एक होते हैं कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स और एक होता है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स। सो कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स दो ही होते हैं, एक नॉर्टनल, एक प्राइमरी की और एक डिफॉल्ट। तीन होते हैं, नॉर्टनल, प्राइमरी की और डिफॉल्ट। बट बाकी सारे कंस्ट्रेंट्स, फॉरेन की, प्राइमरी की, चेक और यूनिक, वो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। सो अगर हम कोई टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं तो उसको हटाने के लिए हमें एक्सप्लिसिटली यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है? हेलो? ठीक है। यस सर। सो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट्स हम इस तरीके से हटाने पड़ेंगे। एक बार हम दोबारा ट्राई करते हैं। सो मैं माइग्रेट रन कर रहा हूँ, ऐड कंस्ट्रेंट चेक करता हूँ मैं, हुआ है नहीं हुआ है। सो कॉलम में नॉर्मल के कंस्ट्रेंट्स ठीक से लग गए हैं, यूनिक के कंस्ट्रेंट्स भी ठीक से लग गए हैं। बट वो क्योंकि वो की पहले से एग्जिस्ट करता था तो उसने अब की वन बना दिया है। सो ये की वन वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। ये बेसिकली एक एरर की वजह से क्रिएट हुआ है। इन्हीं एरर्स को ठीक करने में प्रोडक्शन में हालत ख़राब हो जाती है। सो हम हमेशा लोकल पे टेस्ट करते हैं कि हमारा अप और डाउन का कमांड परफेक्ट चलना चाहिए। सो अभी हमारा ये इनमें नहीं अब आएगा सेमीकोलन? क्या? इनमें हाँ, सेमीकोलन नहीं आता है? आएगा। जेएस वैसे इग्नोर कर देता, बट हमें लगाना चाहिए। सो अब हम माइग्रेशन को रन कर चुके हैं, हमारा कंस्ट्रेंट्स यूनिक के लगे हुए हैं। अब हमें इसको अंडू करना, अंडू। तो दोबारा चेक करते हैं। सो कॉलम्स अंडू हो चुके हैं, कंस्ट्रेंट्स यूनिक के। अरे यार, वो उसने रजिस्टर कर लिया कि की वन नाम का ही है। एक बार दोबारा करना पड़ेगा। ये यही प्रॉब्लम आती है, तभी टेस्ट करना पड़ता है। पीछे ही पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर अभी दोनों लिख देते हैं क्योंकि हमसे एक बार गलती हो चुकी है।
मैं इसका कोई सोल्यूशन ढूंढ लूंगा कि अगर कंस्ट्रेंट का नाम बदल भी जाता है तो फिर भी हम उसे रिमूव कैसे करें। अभी फिलहाल के लिए मैं उसको मैन्युअली नेम कर देता हूँ। अभी हमारा कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। अब इसको रिमूव अनडू करना। तो अनडू हो गया। ठीक है। मेरे ख्याल से पहले ना मैंने चेंज करके सेव नहीं किया था तो इसलिए नहीं हुआ। ओके। सो अब हमारा कंस्ट्रेंट प्रोडक्शन में भी सही चल जाएगा, प्रोडक्शन में रोल बैक भी ठीक से हो पाएगा। सो हमारी एक बेसिक माइग्रेशन रेडी है। सो अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वैलिडेशंस पे। अब हर चीज़, ये तो बेसिक चीज़ है। एक अच्छा चलो, एक कंस्ट्रेंट अभी भी हमारा रह गया। अब क्योंकि अभी तक मैंने प्रोडक्शन पे डिप्लॉय नहीं किया, मैं अभी भी चेंजेस कर सकता हूँ। सो मैंने अभी अभी माइग्रेशन अंडू तो करा ही है। अगर मैं कुछ अब भूल गया हूँ तो मैं उसे चेंज कर सकता हूँ क्योंकि अभी मेरा लोकल। मैंने अभी तक डिफॉल्ट क्लॉज कहीं नहीं डाला। सो मैं एक एक्टिव में डिफॉल्ट डाल देता हूँ कि यूज़र अगर नया नया क्रिएट हुआ है तो बाय डिफॉल्ट उसका एक्टिव ट्रू होना चाहिए कि वो एक एक्टिव यूज़र है। ठीक है। सो ये चीज़ मैं माइग्रेशन में भी ऐड कर देता हूँ। डिफॉल्ट ट्रू। अब मैं माइग्रेशन को दोबारा रन करता हूँ, मैंने चेंजेस अपने कर लिए हैं। सो रिफ्रेश कॉलम्स। अब मेरा मैं डिफॉल्ट वैल्यू आई नहीं। डिफॉल्ट वैल्यू है। हाँ, तो ट्रू आ गया। सो ये बेसिक कंस्ट्रेंट्स हो गए हमारे कॉलम लेवल और टेबल लेवल के। सो हम बेसिक कंस्ट्रेंट्स मतलब इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, बट हम उसके अलावा भी हो सकता है कि हमें कुछ वैलिडेशंस चाहिए हो। सो उसके लिए हम अपनी वैलिडेटर की क्लास यूज़ करेंगे जो हमें सीक्वलाइज ने इनबिल्ट दे रखी है। एक सेकंड। सर अभी आपने सर अंडो करा था माइग्रेशन, तो वो तो सर बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वाला अंडो हो रहा था। सर अगर कोई और करना हो जो हमने प्रीवियसली बनाया हो। वो सीक्वेंस में ही अंडू होता है, तो अगर तुम्हें पुराना भी कोई माइग्रेशन अंडू करना तो 2 बार अंडू रन करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि तुम बीच में से कुछ उड़ा दो, वो पॉसिबल नहीं। ओके सर। उससे सारी डेटा इंटीग्रिटी खराब हो सकती। सो कंस्ट्रेंट्स बेसिक सारे हो गए। हमें इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है वैलिडेटर की। अब वैलिडेटर्स बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वैलिडेटर सिर्फ ऐप लेवल पे चेक होता है, हमें इसके लिए कभी भी कोई माइग्रेशन रन करने की ज़रूरत नहीं होती। हम रन टाइम में कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी हटा सकते हैं, बिल्कुल हमारी मर्जी पे है। और हमें कभी भी इसके लिए माइग्रेशन रन नहीं करनी पड़ती। सो अब मैं वैलिडेट का एक मिडलवेयर डालूंगा किसी भी क्लास किसी भी कॉलम पे। सो मैं फिलहाल ईमेल पे डाल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईमेल वैलिड ईमेल हो, ऐसे कोई भी स्ट्रिंग ना चला जाए। सो अभी मैं ट्राई आउट करता हूँ, इसको कमेंट करता हूँ। मैं यूज़र रजिस्टर कर रहा हूँ और ईमेल में मैं कुछ भी नहीं लिख रहा, सिर्फ बी लिख रहा हूँ और मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। एक सेकेंड, सर्वर सर्वर स्टार्ट नहीं कर। हाँ, npm स्टार्ट। तो यूज़र क्रिएट हो गया, बट ये तो होना ही नहीं चाहिए था कि ईमेल ही गलत है। सो मेरे को अब ईमेल में वैलिडेशन लगानी है कि एक वैलिड ईमेल ही मैं अलाउ करूँ। सो मैं वैलिडेट वाला मिडलवेयर यूज़ करूँगा और इन्होंने ईमेल वैलिडेशन के लिए एक चीज़ दे रखी है।
ये बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, मैं सबको यूज़ कर सकता हूँ। ईमेल का कहाँ है, ये रहा। इज ईमेल ट्रू? अब मैं एक नया यूज़र बनाता हूँ, यूज़र सी। इसमें भी गलत ईमेल डालता हूँ और मोबाइल नंबर मेरा बदल जाएगा, वरना यूनिक कंस्ट्रेंट फेल हो जाएगा। ओके, अब देखो वैलिडेशन आ गया है कि इज ईमेल ऑन ईमेल फील्ड गलत है। अब ये वैलिडेशन बिल्कुल सही चल रही है क्योंकि मेरी ईमेल गलत है, इसलिए वो एरर थ्रो कर रहा है। बट ये मैसेज देखो कितना अजीब सा है। अभी हम इस मैसेज को सॉल्व करें। सो सी@, पहले तो मैं ईमेल को ठीक करता हूँ, c@gmail.com। अब देखो मेरा यूजर क्रिएट हो गया क्योंकि ईमेल अब मेरी वैलिड हो गई। अब इस मैसेज का कुछ करते हैं, मैसेज बड़ा अजीब सा आ रहा था। वो अब ये नंबर की वजह से एरर आ रहा है, वैलिडेशन है। इसको भी हम ठीक करेंगे कि ये मैसेज भी प्रॉपर है। अरे यार, ठीक है, वापस ये एरर आ गया, वो बहुत गंदा सा एरर आ रहा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। सो वैलिडे वो बस ये बता रहा है कि ये वाली वैलिडेशन खराब हो गई है ईमेल वाली फील्ड में। ये डेवलपर्स के लिए तो ठीक है, बट एक यूजर को भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि उसने क्या गलत किया। सो हम किसी भी वैलिडेट के अंदर हमने ये एक तरीके से मिडलवेयर लगाया है ईमेल का। तो हम इस मिडलवेयर की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। सो मैं इसको डायरेक्टली ट्रू देने की जगह अब एक ऑब्जेक्ट दूंगा और यहाँ मैसेज लिख दूंगा कि मेरे को क्या चाहिए। मैसेज मेरे को चाहिए नॉट अ वैलिड ईमेल। अब मैं रन करके देखता हूँ, अब मेरा मैसेज बदल गया। ठीक है। सो ऐसे कोई भी वैलिडेशन हम लगा सकते हैं और वैलिडेशन का अगर मैसेज बदलना है हमें, वो भी बदल सकते हैं। सो अभी हम बेसिक वैलिडेशंस कुछ लगा लेते हैं अपने डेटाबेस पे जो हमें पता है हमें लगानी ही है। जैसे पासवर्ड पे भी हमें लगाना पड़ेगा कि मिनिमम लेंथ एटलीस्ट 6 हो, या और मैक्सिमम 10 हो। तो ये लेंथ का भी लगा सकते हैं, किसी ने मेरे से पूछा था अभी लेंथ का। सो हम ये लेंथ क्लॉज से लगाएंगे। सो पासवर्ड पे जाते हैं, यहाँ वैलिडेशन के ऑप्शंस में अब हम मिडलवेयर लगा रहे हैं। अब लेंथ हमें मिनिमम 6 चाहिए, मैक्सिमम 10। ओके, अब इस यूजर का ईमेल पहले तो फिक्स करते हैं, बट पासवर्ड हमारा भी 1234 ही है, छोटा है। सो इसको ठीक। अब देखो वैलिडेशन फेल हो गई, लेन ऑन पासवर्ड फेल। ये वैलिडेशन का नाम बता रहा है, ये फील्ड का नाम बता रहा है, बट मैसेज अच्छा नहीं। अब इसके अंदर हम मैसेज कैसे दिखाएंगे जब यहाँ पर हम ट्रू की जगह वैल्यूज भेज रहे हैं। तो हम ये करेंगे कॉपी, दोबारा इसको एज अ ऑब्जेक्ट बनाएंगे और कोई भी एडिशनल आर्ग्स भेजनी है तो आर्ग्स के साथ भेजेंगे। ये हमारी आर्ग्यूमेंट्स है, ये हमारा मैसेज है। मैसेज हमें क्या चाहिए, पासवर्ड मस्ट, लेंथ ऑफ पासवर्ड, लेंथ ऑफ पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 8, 6 to 10। लेट्स रन इट। तो देखो मैसेज भी बदल गया और हमारी वैलिडेशन भी अब सही चल रही है। सो और कौन सी वैलिडेशन है जो हम लगा सकते हैं। कॉलम्स कौन से हैं। हाँ हाँ बोलो। एज पर लगा सकते क्या। हैं सर, एज पर वैलिडेशन लगा सकते हैं सर, मिनिमम हाँ एज।
एज पे वैलिडेशन लगा सकते हैं हम कि मिनिमम जो है 18 तो हो, वरना कॉलेज के अंदर आ कैसे गए। वैलिडेट तो शेल्डन के लिए ये फेल हो जाएगी, बाकी सबके लिए चल जाएगी। पासवर्ड वाली फेल हो रही है। ओके, ये जब भी नहीं गई। अच्छा, एज अब इसलिए नहीं गई क्योंकि हम रजिस्टर वाले फंक्शन में भेज ही नहीं रहे हैं। आ, ठीक है, सो 17 एज के साथ मैं हिट करता हूँ वैलिडेशन मिन ऑन एज फील्ड। अब इसका भी मैसेज चाहूँ तो मैं बदल सकता हूँ, बट चलो एक का रहने देते हैं। कस्टम वैलिडेटर्स भी लगा सकते हैं हम, जैसे इज इवन बनाया और इज इवन बस इसी तरीके से लगा दिया। तो हम एक वैलिडेटर्स की एक यूटिल्स के अंदर फाइल बना सकते हैं, उसमें जितने चाहे कस्टम वैलिडेटर्स डाल सकते हैं। आई थिंक इतना इनफ है वैलिडेशन और कंस्ट्रेंट्स के लिए। सो हमारे यहाँ पर बेसिक बैकएंड क्लास ओवर होती है। मैं इसको पुश कर देता हूँ। इससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो आप पूछ लो, मैं अभी क्लियर कर दूंगा, वरना मैं पुश भी कर रहा हूँ, एक बार सब ट्राई आउट करके देख सकते हैं। git commit -n क्या था, मॉडल्स एंड माइग्रेशंस। git push। ओके, सो आज की क्लास का हमारा कोड लेवल कंप्लीट हो गया। अब आज की क्लास में कभी भी किसी को वापस जाना हो तो मैं उसका अब रिलीज निकाल रहा हूँ। एक बार सबको दिखा देता हूँ रिलीज कैसे निकालते हैं, इन केस किसी को पर्सनली ज़रूरत पड़ती है। तो एक रिलीज टैग बनाया मैंने। यहाँ रिलीज मैसेज लिखा हमने, क्या किया है, मॉडल्स एंड माइग्रेशंस था टॉपिक क्लास का। माइग्रेशंस यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। स्प्लिटेड कोड टू helpers, controllers, and routes integrated new migration feature। सो अब ये रिलीज निकल गई है। रिलीज का फायदा एक ये होता है कि चाहे मैं मास्टर ब्रांच को डिलीट भी कर दूं, ये रिलीज कभी भी डिलीट नहीं होगी। सो कभी भी कोई भी किसी भी पुरानी रिलीज पे जाके उस क्लास का कोड चेकआउट कर सकता है। उसके जो नोट्स हैं वो रीडमी में लिखे हुए हैं, वहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं कैसे किसी भी पुराने फीचर पे जाना है। सो सब उसको ट्राई आउट कर सकते हैं। अब एक चीज़ और, अभी जब आप मास्टर से पुल लोगे तो तुम्हारा कोड नहीं चलेगा।
मैं ग्रुप पे लिख देता हूँ। कोड चलाने के लिए पहले पुरानी टेबल्स ड्रॉप करनी पड़ेगी, ड्रॉप ओल्ड टेबल्स। फिर माइग्रेशन रन करनी पड़ेगी, रन माइग्रेशन। सारी तीनों माइग्रेशंस अब तुम्हारे सिस्टम में एक साथ रन हो जाएगी, और उसका कमांड रीडमी में है, यहाँ रीडमी में डाल रखा है, रन ऑल पेंडिंग माइग्रेशंस। ओके, सो आज की क्लास ओवर होती है। हमारे पास अब बैकएंड डेवलपर्स हैं 6 और फ्रंट एंड डेवलपर्स हैं 5। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रंट एंड स्टार्ट करेंगे, बट मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा अगर सब अपना होमवर्क नहीं करेंगे। तो मैंने यूज़र्स का क्रड बना रखा है, मेरे को कुछ और क्लासेस का भी क्रड चाहिए ताकि हम फ्रंट एंड के साथ डेवलपमेंट थोड़ी अच्छी कर सकें, हमारे पास अच्छी खासी एपीआईज हों, हम उनके साथ वर्क कर सकें। सो इस वीक के होमवर्क को थोड़ा सीरियसली लेना। तो जिस तरीके से हमारा यूज़र्स का क्रड बना हुआ है, वैसे ही 2-3 चीज़ों का और क्रड बना लो ताकि हमारे लिए ईजी रहे। जैसे एक रूम का क्रड बना सकते हो, जिसके अंदर रूम का नेम होगा, रूम का नंबर होगा, बिल्डिंग नंबर होगा, और रूम के फीचर्स होंगे, हैज़ प्रोजेक्टर अंडरस्कोर, हैज़ प्रोजेक्टर, हैज़ लैब कैपेसिटी। ठीक है, सो इस तरीके से रूम का एक क्रड बन सकता है। और किस चीज़ का क्रड बन सकता है, सब्जेक्ट्स का क्रड बन सकता है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो सब्जेक्ट का नेम होगा, उसका सेमेस्टर होगा कौन सा है, सब्जेक्ट का प्राइमरी टीचर होगा, प्राइमरी टीचर आईडी। ऐसी 2-3 कॉलम्स तुम ऐड कर सकते हो। तो 2 एग्जाम्पल दे दिए। इस तरीके से तुम सब आपस में डिस्कस कर लेना, कोई भी सेम चीज़ का क्रड मत बनाना। सो सब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों, टॉपिक्स को यूज़ करके मेरे को क्रड ज़रूर बना के दे देना नेक्स्ट क्लास तक, और मेरे को पीआर सबमिट कर देना, फिर मैं मर्ज कर दूँ। जो जो तुम क्रड्स बनाओगे उसी पे तुम फ्रंट एंड पे काम करोगे, उसी में तुम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करो। सो क्रड्स अच्छे से बनाना, कोई एडिशनल फीचर ऐड करना हो तुम कर सकते हो, और उन्हीं क्रड्स पे हम फिर फ्रंट एंड बनाएंगे, उसका डिज़ाइन बनाएंगे और उस पर काम करेंगे। सो बैक एंड बेसिक की क्लास आज ओवर होती है, और नेक्स्ट क्लास से हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। सर जो हम डाटाबेस बनाते हैं, सर बैकएंड डाटाबेस बना रहे हैं, तो सर हमें माइग्रेशन से डायरेक्ट स्टार्ट करना चाहिए क्या? ऐसे मतलब